अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। टेक्नोलॉजी का हम लोगों को पता है टेक्नोलॉजी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को मॉडर्न जो फील्ड्स होती हैं उसकी एप्लीकेशन, जैसे कि इंजीनियरिंग होगी, उसकी कोई भी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, या फिर मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती हैं, उनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। कि कोई भी लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है उसको हम अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायो मैंने आप लोगों को समझाया था स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। अगर हम टेक्नोलॉजी और बायो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है यूज़ करते हैं, या उसके अंदर ह्यूमन बींग्स का कहीं ना कहीं हाथ होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कहीं ना कहीं हाथ होता है, ताकि वो डाइवर्स प्रोडक्ट्स बना सकें। जैसे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? ड्रग्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशन के फूड्स हो सकते हैं, ठीक है, बायोफ्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हम लोग केमिकल जो इजाद कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज, वो कौन सी फील्ड में आता है? बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब बायोटेक्नोलॉजी फूड और एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रही है, और इसके वहाँ पे क्या फ़वाइद हैं, और कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रही है हमारी डेली लाइफ में, वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी जो चीज़ हम लोगों के समझने वाली है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग्स की अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स कि उनको फूड भी ज़्यादा चाहिए होगा, उनकी जो फूड की नीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब उस फूड की नीड को पूरा करने के लिए क्या होगा? हम लोगों को जो है मिल्क जो है ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी वो हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होगी, इम्प्रूव करनी होगी, ताकि हम लोग डेली की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। उसमें किस तरह के फूड आ सकते हैं? मिल्क आ सकता है, मीट आ सकता है, सीरियल्स आ सकते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है फार्मर्स को हेल्प कर रही है ताकि वो अपने क्रॉप्स को इंक्रीज़ कर सकें। क्रॉप्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, खाद यूज़ की जाती है, और भी डिफरेंट इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि जो है क्रॉप्स को जल्दी ग्रो किया जाए, ठीक है, उनको इम्प्रूव किया जाए, ताकि ह्यूमन बींग्स की जो नीड है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जो है क्वालिटी ऑफ एनिमल्स को जो है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है बायोटेक्नोलॉजी। कैसे? अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल फैक्ट्रीज़ में ये प्रोडक्शन ऑफ हैंस हो रही है, चिकन हो रही है, ठीक है। तो अब हालांकि वो चीज़ जो है थोड़ी सी अगर हम लोग देखी जाए नेचर के हवाले से तो वो गलत है, ठीक है। क्योंकि जितनी चीज़ें नेचुरल होंगी उतनी चीज़ें हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बींग्स की नीड्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और डेली की जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो एनिमल्स की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ की गई है। अभी आजकल जो है क्लोन्स बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि जो ये मीट की और ये मिल्क की जो नीड्स हैं डेली की वो पूरी की जा सकें, ठीक है। तो इस वजह से ये बायोटेक्नोलॉजी ये इन फील्ड्स में यूज़ की जाती है ताकि जो क्वालिटी ऑफ एनिमल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। एक और चीज़ इसमें जो हमारे बहुत ज़्यादा जानने वाली है, समझने वाली है, वो है जीएमओ। जीएमओ का क्या मतलब है? जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कि हम लोग किसी भी एनिमल का डीएनए लेके अपने हिसाब से कोई भी एनिमल जो है उसको बना सकते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, ठीक है। इनकी जो है डीएनए को लिया जाता है, साइंटिस्ट उसको मॉडिफाई करते हैं और एक और ऑर्गेनिज्म जो है बना देते हैं। ये जो इसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, कि किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेके
कोई और ऑर्गेनिज्म बनाया जाए। ये ज़्यादातर जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है फूड प्रोडक्ट्स में। फूड प्रोडक्ट्स को अच्छा जनरेट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी बुक्स के अंदर देखें पेज 50 के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि फेदरलेस जीएमओ चिकन बनाया गया है, हॉर्नलेस जीएमओ बुल बनाया गया है, और जीएमओ काऊ भी बनाई गई है ताकि वो मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ को बनाया गया है जीएमओ को यूज़ करते हुए। कीवी को बनाया गया है, कीवी को ऑरेंज के साथ बनाया गया है, मीन्स अंदर वो कीवी है लेकिन उसके बाहर जो है ऑरेंज का पील है, छिलका है, ठीक है। और इसके अलावा कॉर्न है, कॉर्न को इन्होंने जीएमओ के थ्रू बनाया है। फिर जीएमओ इन्होंने टोमेटो की ग्रोथ को ज़्यादा करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फूड्स हैं जो कि शेल्फ़ लाइफ भी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, बेटर क्वालिटी भी हो जाती है, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जी स्टेपल क्रॉप्स क्या होते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी के स्टेपल क्रॉप्स क्या होते हैं। स्टेपल क्रॉप्स बेटा वो होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में जो है वेजिटेबल्स या फूड जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो जो है हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट की जो है ना एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्टेपल्स क्रॉप के थ्रू ही आती है, ठीक है। वो डेली रूटीन में हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, राइस है, वीट है, कॉर्न है, पोटैटोज़ हैं। इसके अलावा और भी स्टेपल क्रॉप्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ ये एग्जांपल्स दी हैं आपके समझने के लिए कि राइस हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, पोटैटोज़ हो गया, दीज आर स्टेपल क्रॉप्स, ठीक है। अब ये जब डेली रूटीन में अगर आप देखें जो फार्मर्स क्रॉप्स को यील्ड करते हैं, ये थोड़े से क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, और हमारी ह्यूमन डाइट के हिसाब से थोड़े से वो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली जब होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। इसमें जो है अगर आप एग्जांपल के तौर पे देख लें तो काफ़ी ज़्यादा मिनरल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, आयरन की हो सकती है, जिंक की हो सकती है। आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो वो एनीमिया कॉज कर देता है, और एनीमिया जो है ऐसी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा ग्लोबली पाई जाती है। तो इसको पूरा करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि राइस सबसे ज़्यादा खाने वाला स्टेपल क्रॉप है, तो उसमें क्या किया है कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने एक पाकिस्तान के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका नाम है PARC और एक का नाम है NIAB। ये जो है क्या करते हैं, वर्क करते हैं क्रॉप्स के ऊपर, फूड क्रॉप्स के ऊपर, और इनकी जो बेहतर होती है यील्डिंग होती है वो बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जिसके अंदर जो क्रॉप्स होते हैं उनकी डेंसिटी को ज़्यादा किया जाता है। डेंसिटी किस पे ज़्यादा किया जाता है, विटामिन्स और क्रॉप्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स को क्रॉप्स के अंदर ज़्यादा किया जाता है, उनकी डेंसिटी को। इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, और ये भी जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है साइंटिस्ट ने कि बायो फोर्टिफिकेशन कर देते हैं राइस की और वीट की, और इसके अंदर जो आयरन और जिंक की जो डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करते हैं। उसके अंदर जो उसकी डेंसिटी होती है विटामिन्स और मिनरल्स की, कौन से विटामिन एंड मिनरल्स, जिंक और आयरन। जिंक और आयरन जो है वीट और राइस के अंदर उसकी डेंसिटी को ये बढ़ा देते हैं, जिससे जो है मैक्सिमम कोशिश की जाती है कि ह्यूमन बॉडी की जो नीड है जिंक की और आयरन की उसको पूरा किया जा सके। तो ये अगर आप लोग अपनी बुक्स पे निकाल लें पेज नंबर 51, तो इसके ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि राइस है उसकी बायो फोर्टिफिकेशन की गई है, गोल्डन राइस है उसकी बायो फोर्टिफिकेशन की गई है। इसके अलावा वीट है उसकी बायो फोर्टिफिकेशन ज़्यादा की गई है, और उसके अंदर जो है आयरन और जिंक की कमी को पूरा किया गया है, ठीक है। ओके जी, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि लोग जो है उनको आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हो रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा ग्लोबली चीज़ पाई जा रही है वो है रेट्स ऑफ ओबेसिटी। लोग जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, लेकिन और मैक्सिमम जो है लोग बैठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ओबेसिटी लेवल्स जो है वो जो है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्दियर ऑयल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर कौन कौन से ऑयल्स आ जाते हैं, सोयाबीन्स ऑयल आ जाता है, कैनोला ऑयल आ जाता है और सनफ्लावर ऑयल्स आ जाते हैं। ठीक है, इन ऑयल्स के अंदर क्या होता है, इस तरह के फैट्स नहीं होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करते हैं या हार्ट डिजीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ये उन फैट से फ्री होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट डिजीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जो है फूड को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि उसके अंदर से जो है एलर्जीज़ जो है वो निकाली जा सके। कुछ लोग होते हैं वो उनको फूड एलर्जीज़ होती है कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, साइंटिस्ट जो है अपने वर्क स्पेस में काम करते हैं और जो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है जिससे बच्चों को या लोगों को एलर्जी होती है उसको वो आइसोलेट कर देते हैं और उसके बाद जो है फूड को मॉडिफाई किया जाता है ताकि हेल्थ की रिस्क को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। लोगों की जो डिजीज़ के मसले हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन बींग्स के और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फूड की नीड्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, एक जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप होती है जो कि ह्यूमन प्रोटीन फैक्टर होता है उसका ना, और उससे वो क्या होता है मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इससे क्या होता है, जिन बच्चों का या जिन लोगों को हेमोफीलिया होता है वो दूध जो है उनको पिलाया जाता है ताकि उस उनकी जो हेमोफीलिया में जो भी उनकी डेफिशिएंसी है फूड की उसको डिक्रीज़ किया। ओके जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, एक दफ़ा से दोबारा समराइज़ कर देती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड होती है जिसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी को ह्यूमनली अप्लाई किया जाता है ताकि ह्यूमन बीइंग्स जो है उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। सबसे पहले तो फूड्स एंड क्रॉप्स के अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि ह्यूमन बीइंग्स की जो बढ़ती हुई नीड्स हैं फूड की उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, इसके अंदर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो स्टेपल क्रॉप्स होते हैं उनको इंक्रीज़ किया जाता है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की मिनरल्स की कमी होती है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको जो है कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जिंक और आयरन की कमी को बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि जी ओबेसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है, हेल्दियर ऑयल्स बना रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि हेल्दियर ऑयल्स जो है उसके अंदर फ्री ऑफ फैट्स होते हैं। जो फ्री ऑफ फैट्स का मतलब ये है कि ऐसे फैट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को और हार्ट डिजीज़ को इंक्रीज़ करते हैं वो हेल्दियर ऑयल्स जो है उनको उन फैट से फ्री कर दिया जाता है। और वो हेल्दियर ऑयल्स कौन से हैं हमारे पास, सोयाबीन है, कैनोला है और सनफ्लावर ऑयल्स हैं। तो इसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फूड एलर्जीज़ होती हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एलर्जीज़ जो उनको होती हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिससे उन एडल्ट्स को या बच्चों को एलर्जी होती है तो उसको क्या कहते हैं, वो स्पेसिफिक प्रोटीन को आइसोलेट कर देते हैं और फिर फूड को मॉडिफाई करते हैं ताकि उन जो लोग हैं उनको उनकी जो एलर्जीज़ हैं उनको कैटर किया जा सके, उनका जो स्पेसिफिक एलर्जन है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अब ये फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं। फर्मेंटेड फूड्स बेटा वो फूड्स होते हैं जो कि
बैक्टीरिया या यीस्ट की वजह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। उनकी जो केमिकल फॉर्मुलेशन होती है वो चेंज हो जाती है। बहुत से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपके घर में डेली के रूटीन में आपकी अम्मी यूज़ कर रही होती हैं, जैसे कि नान बनाना, ये भी फर्मेंटेड फूड में आता है। जो आप लोगों का मिल्क से योगर्ट बनता है, चीज़ बनती है, ठीक है, केफ़ीर बनती है, फ्रूट्स में जो विनेगर डाल के उनका सिरका बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अचार बनाया जाता है वेजिटेबल्स का, या आजकल बहुत ज़्यादा कोरियन फूड जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अंदर जो किमची है वो भी फर्मेंटेड फूड है, ठीक है। इसके अलावा लेग्यूम्स में सोया सॉस जो है वो यूज़ की जाती है, वो भी फर्मेंटेड फूड है। मीट है वो उसके अंदर हमारे पास सॉसेज आ जाती है, पेपरोनी आ जाती है, सलामी आ जाती है, ये सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल्स हैं। और ये सारी जो है बैक्टीरिया या यीस्ट के थ्रू ही इनकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो चेंज की जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं, एक है प्रोबायोटिक्स और एक है प्रीबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छा बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहता है, आपके गट के अंदर रहता है और आपकी हेल्थ और वेलनेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और ये प्रोबायोटिक्स कहाँ से आते हैं? ये सारे जो फर्मेंटेड फूड्स अभी हम लोगों ने लिस्ट किए हैं, ये सारे आपके जो है प्रोबायोटिक्स से आते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रीबायोटिक्स जो है ये आपके ऐसा बैक्टीरिया होता है, आप कह लें, जो कि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं उसकी ग्रोथ को जो है हेल्प करता है, ताकि आपकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से हो सके, आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रही है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। अब ये प्रीबायोटिक्स कौन से फूड्स के अंदर होता है? ये टोमेटोज़ के अंदर होता है, अनियन के अंदर होता है, गार्लिक के अंदर होता है, बनानास के अंदर होता है, बीन्स के अंदर होता है। इस तरह के बहुत से फूड्स हैं जिनके अंदर जो है प्रीबायोटिक होता है। और ये किसको हेल्प करता है? ये प्रोबायोटिक्स की जो ग्रोथ होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर उसको हेल्प करता है, इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया और यीस्ट की जो फर्मेंटेशन होती है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये एक तो हम लोग ने पढ़ लिया कि योगर्ट, चीज़ वगैरह में। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो जो बेकिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर भी जो है ये बहुत ज़्यादा यीस्ट का यूज़ किया जाता है। और यीस्ट के अंदर बेसिक जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो कि बेसिकली फूड को फर्मेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि यूज़फुल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, और फूड की प्रोसेसिंग में हेल्प किया जाता है उनको, ठीक है। अब ये किस तरह के होते हैं कि जो ब्रेड की जो डो होती है उसको फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की जो है कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? एंजाइम एमाइलेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंजाइम का नाम है एमाइलेज, जो कि ब्रेड को फ्रेश रखने में, उसकी डो को फ्रेश रखने में हेल्प करता है। तो इसलिए एक तो यीस्ट डाली जाती है जिससे जो है वो ब्रेड फूले, ठीक है। एक एंजाइम डाला जाता है जिससे ब्रेड को फ्रेश रखने के लिए। अब आप लोग देखते हो जब आप लोग ब्रेड लेने के लिए जाते हो वो सुबह से बना के उन्होंने रखी होती है, वो शाम को जब अगर आप लेते हो तब भी वो फ्रेश ही होती है। तो वो फ्रेश कैसे रहती है? वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम एमाइलेज। ये क्या करता है? जो ब्रेड की फ्रेशनेस होती है और उसका जो टेक्सचर होता है उसको बरकरार रखता है, ताकि जो है वो आपको फ्रेश नज़र आए, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो पहले मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसको गाइड कर दूं आपको कि हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये फर्मेंटेड फूड जो है ये किस तरह से हमें बेनिफिशियल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन थोड़ी देर पहले किया बेकिंग में, कि बेकिंग में क्या होता है, यीस्ट, और यीस्ट में क्या यूज़ किया जाता है? बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि फर्मेंटेड फूड जो है इसके अंदर हम लोग कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। एक तो बेकिंग है, ठीक है। बेकिंग में अब हम बहुत सी डेली की जो रूटीन में चीज़ें होती हैं, जैसे नान हो गया, ब्रेड हो गई, ये डेली जो है फर्मेंटेशन इनकी होती है, ठीक है। जो यीस्ट होता है, यीस्ट के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो बैक्टीरिया होता है, जिससे जो है वो
फूड जो है वो आपका फूलता है। ठीक है। सेकंड हम लोग जो एंजाइम है, एंजाइम एमिलेज की डिस्कशन कर रहे थे कि फूड की प्रोसेसिंग में ये एंजाइम एमिलेज यूज़ किया जाता है ताकि ये फूड ब्रेड की जो डो होती है उसको फ्रेश रख सके, उसका टेक्सचर जो है वो अफेक्ट ना हो। इसके अलावा जीएमओ योगर्ट बनाया जाता है। जीएमओ अभी हमने डिस्कस किया, जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इनका जो है योगर्ट प्रोड्यूस किया जाता है और उस योगर्ट के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, जीएम लैक्टिक एसिड यूज़ किया जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज़ किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड योगर्ट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है और ये बेनिफिशियल होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए। इससे ये होता है कि जब ये योगर्ट डेली बेसिस पे कंज्यूम किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी डाइजेस्टिव डिजीज़ होती हैं वो क्योर हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा जीएमओ चीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है एंजाइम काइमोजिन से। ठीक है। ये एज अ क्लोटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है और ये एंजाइम ट्रेडिशनली जो है सबसे पहले जब बनाया गया था तो ये बनाया गया था जो यंग काव्स होते हैं, काव के जो बछड़े होते हैं ना, उनके जो फोर्थ स्टमक लाइनिंग होती है उससे ट्रेडिशनली जो है सबसे पहले ये ऑब्टेन किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी डेली की रूटीन में हमारे ह्यूमन के फूड इश्यूज़ जो होते हैं, फूड रिलेटेड, मतलब हमें फूड की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो रही होती है, हाँ डायरिया होता है, कोई भी ऐसी बीमारी आप उठा के देख लें, मैक्सिमम बीमारियाँ जो हैं हमें फूड की वजह से होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी उसमें हमें कैसे हेल्प कर रहा है? सबसे पहले हमने जो पढ़ा है कि फास्टेस्ट जो प्लांट्स की और एनिमल्स की जो ग्रोथ है उसको फास्ट करने में हेल्प कर रहा है। फूड क्रॉप्स ऐसे जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा किए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा फूड की जो शेल्फ़ लाइफ है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है और उसकी कॉस्ट को डिक्रीज़ किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। फूड को न्यूट्रिशनस बनाया जा रहा है और फूड को थोड़ा सा टेस्टियर बनाया जा रहा है, उसके अंदर से जो एलर्जीज़ वगैरह हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाली बहुत ज़्यादा फूड कंपनीज़ जो हैं वो तो अब बन चुकी हुई हैं, जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा योगर्ट की प्रोडक्शन हो रही है, चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, पिकल्स जो है, पिकल्स जो अचार होता है। ठीक है। और ये इसके जो है आप लोग अगर देखें तो टीवी पे और इस पे अब नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके जो है ना वो आ रहे होते हैं, एड्स आ रही होती हैं। ये लोग मार्केटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं ताकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बिकें। बिकने के तो चले अलग बात है, लेकिन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से ह्यूमन बींग्स को हेल्प कर रही है ये हमने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया है कि सबसे पहले क्या है कि फूड की जो है ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है। फूड की एनिमल्स हैं, प्लांट है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा रहा है। सेकेंडली जो डिजीज़ जनरेट हो रही हैं क्रॉप्स की वजह से, जो न्यूट्रिशन उसके अंदर कम है उसको पूरा किया जा रहा है। कॉस्ट जो है शेल्फ़ लाइफ जो है कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है, शेल्फ़ लाइफ जो है फूड की उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। फूड को न्यूट्रिशनस बनाया जा रहा है और साथ में फूड को ज़्यादा टेस्टियर बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि फ़ूड के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्रॉप्स के अंदर, एनिमल्स की ग्रोथ के अंदर, हमारे फर्मेंटेड फूड के अंदर किस तरह से किया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जी मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है। तो 2-3 बीमारियाँ हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और किस तरह से हमारी डेली रूटीन के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। हम सब ने जो है डायबिटीज़ जो डिज़ीज़ है उसका नाम सुना हुआ है। डायबिटीज़ में क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसलिए क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन जो है रिकमेंड किया जाता है, इंसुलिन के उनको इंजेक्शंस लगाए जाते
जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है इंसुलिन जो है कैसे ऑब्टेन किया जाता था? इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड ऑफ मैनी स्लॉटर्ड एनिमल्स। स्लॉटर्ड एनिमल्स कहा जाता है जो एनिमल्स जिनको ज़बह किया जाता है। ठीक है, और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि एनिमल्स पहले ज़बह किए जाते थे, फिर उनसे इंसुलिन जो है ऑब्टेन किया जाता था, फिर जाके डायबिटिक पेशेंट्स को वो लगाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हुई तो 1982 में एक ह्यूमन वर्जन आया इंसुलिन का, जो कि जिसने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है कंट्रोल किया। ठीक है, और ये किस तरह से इंसुलिन जो है कैसे लगाई जाती थी, ये जो है ह्यूमन इंसुलिन जीन के अंदर जो है बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जाता था। इस ड्रग की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लाइव्स जो हैं वो सेव होना शुरू हो गई, और ये इंसुलिन जो है बहुत जो है ज़्यादा जो है अवेलेबल होना शुरू हो गया, कमर्शलाइज हो गया। ठीक है, और फिर आगे जाके इसके इनहेल्ड फॉर्म्स भी बन गए कि अब लोग जो है ओरली भी इसको इनटेक करते हैं इस इंसुलिन को। ठीक है, तो 1982 बेटा, ये बहुत ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी आप लोगों ने याद रखनी है कि 1982 में ह्यूमन वर्जन आया था इंसुलिन का, और ये सबसे पहली ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन थी जो कि कमर्शलाइज की गई थी और यूज़ की गई थी फॉर द डिज़ीज़ ऑफ कौन सी डिज़ीज़ के लिए, फॉर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा कौन सा ऐसा बायोटेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट की है, एक और हार्मोन है जिसका नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड थायमोसिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स जो है यूज़ की जाते हैं फॉर ट्रीटिंग ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर को ट्रीट करने के लिए दो ह्यूमन हार्मोन्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एक होता है थायमोसिन। ठीक है, इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ आ जाती है। हेपेटाइटिस बी और कोविड-19 की जो वैक्सीनेशंस हैं ये भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा जो है याद रखना है कि डायबिटीज़ क्या होता है, ऐसी डिज़ीज़ जिसके अंदर जो है हार्मोन कौन सा हार्मोन डेफिशिएंट हो जाता है, इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, पहले ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, थ्रू द ब्लड ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल्स। फिर 1982 में इसका ह्यूमन वर्जन आ गया, ह्यूमन वर्जन ऑफ इंसुलिन आ गया, और ये जो है इंजेक्ट किया जाता था ह्यूमन इंसुलिन जीन के अंदर। और किसको इंजेक्ट किया जाता था, बाय इंजेक्टिंग द बैक्टीरिया। This insulin was produced by inserting human insulin gene in bacteria। ठीक है, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा लाइफ सेव हो गई। ये पहली ऐसी मेडिसिन थी जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेडिसिन थी, कमर्शलाइज की गई थी और जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी। इसके अलावा कौन से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और थायमोसिन है जिनसे ट्रीट किया जाता है ब्रेन कैंसर। इसके अलावा जो वैक्सीनेशंस होती हैं डिफरेंट तरह की, जिसमें आ जाती है हेपेटाइटिस बी और कोविड-19, ये वैक्सीनेशंस भी जो हैं बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, अब ये बायोटेक्नोलॉजी जो है कैसे ह्यूमन हेल्थ के इश्यूज़ को इम्प्रूव कर रही है, इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी से हमें बहुत कम टाइम में जो है डिज़ीज़ को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, और फिर जो है उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं। वो अप्रोप्रिएट मेडिसिन भी जो है डेवलप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती हैं। ठीक है, ड्रग की डिस्कवरी में इम्प्रूवमेंट आई है, बेटर वैक्सीन्स इसकी वजह से हमें मिली हैं, जीन थेरेपी इसकी वजह से हो रही है, और भी बहुत ज़्यादा हमें एक्यूरेट मेथड्स मिल चुके हैं ताकि हम लोग ड्रग की यूजेज, मतलब हम आप लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आपने सुबह एक दवाई लेनी है, शाम को एक दवाई लेनी है, या सुबह शाम लेनी है, तो ये वाले जो करेक्ट डोजेज के टाइमिंग्स हैं, ये भी हमें इसके जो मेथड्स हैं ये भी हमें बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही हैं, और वो भी किसके थ्रू प्रोड्यूस कर रही हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले तो हमने डिटेल में सारा पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है। अब हम थोड़ा सा इसको समराइज़ करके पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के
जो अचीवमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ तक हैं, वो थोड़ी सी कुछ हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की तो वैसे तो बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कुछ जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है उसमें हम जो है थोड़ी सी अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, वो कुछ थोड़ी सी मैंने लिखी है, लेकिन हम इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फूड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। सेकेंडली, जो फूड फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है उसका बेटर टेस्ट होता है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, और उसका जो है स्टोरेज जो होती है, स्टोरेज लाइफ जो होती है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है मिल्क, एग्स और मीट जो है, ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके इनकी जो तादाद है वो बढ़ाई जा सकती है और बढ़ाई जा भी रही है। ठीक है, जिसकी वजह से मिल्क, एग और मीट जो है ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनकी वजह से डिजीज़ हो सकती हैं, सॉरी, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है न्यूट्रिशनस वैल्यू कम होती है, और उन क्रॉप्स के अंदर जो सॉरी कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी डिजीज़ लग जाती हैं, और कुछ ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उनको लग जाते हैं और वो फूड को ख़राब करते हैं। तो इस चीज़ के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, इसके अंदर जो है फूड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को एक तो किया गया है, दूसरा ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो फूड उगाए जाते हैं उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी के जो है स्प्रेज वगैरह जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो यूज़ किए जाते हैं ताकि ये क्रॉप्स जो हैं इनको डिजीज़ से बचाया जा सके। इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं के फ्यूचर में जो इन्फेक्शंस किसी भी इंसान को हो सकते हैं, जैसे अभी कोविड-19 रिसेंटली आया था तो लोगों को वैक्सीनेशंस लगी थी ताकि आगे जो इसके ख़तरनाक किस्म का वेरिएंट आ रहा है उससे हमारी बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन, अभी हमने डिस्कस किया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और थायमीन जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और ये जो है हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है ये डायबिटीज़ और इस तरह की जो डिजीज़ है इनसे लड़ सके। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूल्स होते हैं बायोडीज़ल और एथनॉल जो है ये हेल्प करते हैं ताकि हम लोग जो है जो हमारे ज़मीन के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी जो यूजेज होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें और हमारे जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम कम यूटिलाइज़ करें। इसलिए जो है बायोगैस और ये एथनॉल वगैरह के जो फ्यूल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं इनको अवॉइड करने के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो टेक्सटाइल डाइज प्रोड्यूस किए जा सके। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को ताकि प्लास्टिक जो है ये पोल्यूशन कॉज ना करे। इसके अलावा जो मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इनको एफिशिएंट बनाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो वेस्ट हैं वो रिमूव किए जा सके, और कुछ ऐसे टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में से रिमूव हो जाने चाहिए, उसके अंदर भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है ताकि ये टॉक्सिक मटेरियल्स जो है, टॉक्सिक वेस्ट जो है एनवायरनमेंट में रह के एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी बायोटेक्नोलॉजी की जो कि हम लोगों को आप लोगों ने समझनी है, फिर आप लोगों ने याद भी करनी है। तो ये इस याद करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए। तो अगर आप लोग इसकी ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो डू लेट मी नो, आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्यूरीज। डू कमेंट अगर आप लोगों को समझ आ गई है, और अगर नहीं भी समझ आई है तब भी बताइएगा। और इसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यूनिट जो है अपना स्टार्ट करेंगे कल से।